हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज और उसमें टेस्ट 14 का सिलेबस। ठीक है, टेस्ट 13 जो था वो मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट था, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट पे वो टेस्ट था। तो उसको मैंने अपलोड किया है टेलीग्राम चैनल पे। अगर किसी ने वो सॉल्व नहीं किया तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना रिटेन हो रहा है जो आपने पढ़ा है। तो चलो देखते हैं टेस्ट 14 का सिलेबस। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने लगभग 3 क्वेश्चन 2025 का अगर पेपर दिया होगा ना प्रीलिम्स का, तो वहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से डायरेक्टली आज का जो सिलेबस मैं बताऊंगी वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम से। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं और एक है जो कि चौरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ था उससे रिलेटेड एक था। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए मॉडर्न हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। यूपीएससी ने कुछ मतलब 24 23 में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, 23 24 में नहीं पूछे थे, लेकिन 25 में फिर से अगेन वो मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा सा उनका फोकस दिख रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते टाइम पे जो क्रोनोलॉजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा है थोड़ी, तो कैसे पढ़ना है, तो ये हमें पीवाईक्यू से पता चलता है। तो पहले तो क्रोनोलॉजी बेस पढ़ेंगे, फिर बाद में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको अच्छे से थोड़ा सा उनमें थोड़ा डिटेल में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आज का सिलेबस देखते हैं। वैसे तो आपको पता है सोर्सेज कहाँ से पढ़ना है, और करंट अफेयर्स के लिए देखो पीआईबी से बेस्ट सोर्स कोई नहीं है। फिर बाद में आप कोई भी एक कोचिंग का कंपाइलेशन कर सकते हो, तो यहाँ से कर लो। और यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स आते हैं। देखो इतना तो टाइम किसी के भी पास नहीं है अभी, तो आपने जहाँ से भी करंट अफेयर्स किया है उसी को रिवाइज करते रहे मल्टीपल टाइम्स। लगभग सभी के करंट अफेयर सेम ही होते हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। और अगर देखो अगर एक तुमने पूरे साल में अगर एक आधी न्यूज़ अगर आपने देखी नहीं है तो किसी को भी नहीं आएगा। तो ऐसे मत करना कि अरे ये तो मैंने देखा नहीं था क्वेश्चन, तो फिर सोर्स ही मेरा जो सोर्स है वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। जो आपने पढ़ा है पूरे साल में उसी को रिवीजन करते रहिए। अभी ये 365 आ जाएगा तो इसके पीछे मत भागना, जो आप जहाँ से आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना। ठीक है, और यहाँ पे हमने सिलेबस का जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो स्पेक्ट्रम देख रहे हैं हम। अगर कोई बिपिन चंद्रा फॉलो कर रहा है तो बिपिन चंद्रा से करिए, कोई एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है एनसीईआरटी करे, तो क्योंकि ये ऑथेंटिक सोर्स है एनसीईआरटी, ये स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप देख लेना। ये सोर्स हो गए। अब हम सिलेबस की तरफ आते हैं। सिलेबस में हमें देखना क्या है, यहाँ पे जो मॉडर्न इंडिया है उसमें फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सट्रीमिस्ट फेज, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडरेट फेज जो था हमारा कहाँ से था 1885 से लेके 1905, तो यहाँ तक हमारा मॉडरेट का फेज था। हमें मॉडरेट के लीडर्स पता होने चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स पता होने चाहिए। तो एक्सट्रीमिस्ट में लीडर सबसे फेमस तो आपको पता है बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो उनसे रिलेटेड उनके जो न्यूज़पेपर होते हैं, उन्होंने कोई बुक्स लिखी है, और फिर उन्होंने कौन सी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर एक तो देखो उनका जन्म कब हुआ और उनकी डेथ कब हो गई, अगर ये आपको पता है। उनकी डेथ 1 अगस्त, बाल गंगाधर तिलक जी की 1 अगस्त 1920 में हुई थी। तो मतलब ये पूरा नॉन कोऑपरेशन देख नहीं पाए थे, तो इसीलिए हमें समझ में आ जाता है कि चलो ठीक है इनका नॉन कोऑपरेशन से कोई इतना नहीं है। तो इस तरह से अगर हमें पता होता है कि जैसे कि अभी गोखले जी होते थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, वो 1915 में उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर उनका नॉन कोऑपरेशन से कोई रिश्ता ही नहीं बचता ना, या लखनऊ पैक्ट में वो थे, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इससे हमें एलिमिनेट करने में आसानी हो जाती है। अगर फेमस लीडर का ही आपको याद रखना है, बाकी जो छोटे मोटे हैं उनका नहीं रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे मॉडरेट फेज देख रहे हैं, इधर थोड़ा डिटेल में दिया है, ये देखो
जैसे कि द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म और नियो नेशनलिज्म। तो इसका राइज हुआ यहाँ पे। फर्स्ट फेज ऑफ द रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म, अगर आपने देखा होगा तो 1901 से ही ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हो चुकी थी। हम इनको टेररिज्म नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारे लिए नेशनल हीरो है और ये ब्रिटिश लोगों के लिए टेररिस्ट हो सकता है, ठीक है। और फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे हाईलाइट करूँगी आपको ना। यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे नेशनल कांग्रेस जो थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उनका एजेंडा क्या था उस टाइम पे, और फिर यहाँ पे पार्टिसिपेशन कौन सी लीडर ने किया था स्वदेशी मूवमेंट में, और यहाँ पे उनका जो क्या बोलते हैं मतलब यहाँ पे बाइकआउट जो था वो कौन सी चीज़ों का किया था इन्होंने, जैसे स्कूल का हो सकता है, खादी जो अंग्रेजी कपड़े थे उनका किया होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको याद मतलब अच्छे से करनी है। जब आप स्वदेशी मूवमेंट पढ़ते हो तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर सूरत स्प्लिट हुआ था, तो इसके रीज़न पता होने चाहिए कि सूरत स्प्लिट क्यों हुआ था। ये 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, राइट। तो फिर यहाँ पे सूरत स्प्लिट क्यों हुआ था, यहाँ पे नेशनल कांग्रेस जो था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये यहाँ पे, और यहाँ से निकल के क्या आया, फिर ये सूरत पार्टी स्प्लिट हुआ ना, तो वो यहाँ से निकल के रिजल्ट क्या आया, आउटकम क्या आया, ये इस तरह से पढ़ना है क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन यूपीएससी में फ्रेम हो रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको बोला, रुक जाओ, आ जाएगा पूरे आगे आ जाएगा नेशनल कोऑपरेशन प्रोग्राम, नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट का। तो उसमें बताती हूँ कि यूपीएससी ने किस तरह से 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें क्या क्या पूछा है। वैसे मैंने यूट्यूब पे वो क्वेश्चन डाला है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम, ये लीग जो है वो शुरू हुआ था 1906 में, ठीक है। आगा खान जो थे उन्होंने शुरू किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। एंड द मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, इसमें आपको पता होना चाहिए कि मोरले जो था वो सेक्रेटरी था, मिंटो जो था वो हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो इन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे, इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए तो उसके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट, वही तो उसी में ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्या आया था, इन्होंने वो मुस्लिम जो थे उनको अलग से यहाँ पे रुक जाओ 1 मिनट, हाँ, तो इसके फीचर हमें पता होने चाहिए इंडियन काउंसिल एक्ट के, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर दिल्ली दरबार जो था वहाँ पे 1911 में हुआ था दिल्ली दरबार। तो यहाँ से एक तो इन्होंने कोलकाता से कैपिटल दिल्ली भी शिफ्ट की थी, ठीक है। और यहाँ पे फिर जो इन्होंने पार्टीशन किया था बंगाल का उसको एनलमेंट कर दिया था। फिर लखनऊ पैक्ट आता है। लखनऊ पैक्ट के पहले देखो यहाँ पे 1915 में गांधी जी आए थे, गांधी जी का अराइवल हुआ था और ये लखनऊ पैक्ट है क्योंकि ये लखनऊ में हुआ था, इसीलिए कांग्रेस का जो अधिवेशन था, कांग्रेस का जो, तो वो लखनऊ में हुआ था 1916 में। तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, एसी मुजुमदार थे। और यहाँ से निकल के क्या है, ये क्यों हुआ था लखनऊ पैक्ट, मतलब यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो नेशनल कांग्रेस के लीडर थे उनके बीच में, यहाँ पे मुस्लिम्स के बीच में, मुस्लिम लीग जो था उसके बीच में यहाँ पे समझौता हुआ था, दोनों आपस में मिल गए थे। इन्होंने भी मुस्लिम्स का जो अलग से इलेक्टोरेट का दिया था वो यहाँ पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था लखनऊ पैक्ट में। फिर होम रूल मूवमेंट आती है, तो होम रूल मूवमेंट में भी 2 टाइप की मूवमेंट्स हैं, एक तो बाल गंगाधर तिलक जी की है और जो दूसरी है वो एनी बेजेंट की है, ठीक है।
लेकिन इनकी जो है वो पहले शुरू हुई थी 1916 में आसपास, जून के आसपास शुरू हुई थी, और इनकी 1916 में ही सितंबर के आसपास हुई थी। तो ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना, PYQ में पूछा गया है ये कि पहले किसकी हुई थी। और इनका एरिया जो था बाल गंगाधर जी का, ये बॉम्बे और कर्नाटक जो है वहाँ तक ही था। अगर एनी बेसेंट का देखा जाए तो इनका साउथ में भी थी, फिर इनकी यूपी में भी थी, और ये कोलकाता की साइड पे भी, ठीक है, ये कोलकाता की साइड पे भी इनकी थी। मतलब ऑलमोस्ट इनकी पैन इंडिया काइंड ऑफ थी, और इनकी थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड एरिया पे ही थी, जैसे कि बॉम्बे और कर्नाटक का थोड़ा पार्ट। तो ये कुछ होम रूल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फिर यहाँ पे आता है मॉन्टेगो डिक्लेरेशन 1917 में। इस डिक्लेरेशन में क्या कहा गया था ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और फिर यहाँ पे जो ये रिफॉर्म्स लेके आते हैं, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है, चेम्सफोर्ड जो थे वो इंडियन गवर्नर थे, मॉन्टेगो जो थे वो सेक्रेटरी थे लंदन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो रिफॉर्म्स लेके आए थे, और फिर उन्होंने डायरेक्टली एक्ट ही इम्प्लीमेंट कर दिया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे कि हमारा अभी जो बाइकैमरलिज्म जो है, या फिर हमारी डायरकी है, ये चीज़ें यहीं से निकल के आई थी। डायरकी यहाँ पे आप बताओ सेंट्रल में आई थी या प्रोविंशियल लेवल पे लाई गई थी, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो फीचर हमें अच्छे से याद रखने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, और जो हमारा जो काउंसिल एक्ट था 19 के, इसके भी फीचर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स को इलेक्टोरल दिया था, ठीक है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। द बिगिनिंग ऑफ द गांधीयन ईरा, तो यहाँ से गांधीयन ईरा तो 1915 से ही शुरू हो चुका है। तो फिर यहाँ पे गांधी जी की जो है, गांधी जी का ईरा शुरू हो चुका है, खिलाफत मूवमेंट शुरू हो चुकी है 1920 में, 2020 चलती है, और नॉन कोऑपरेशन भी साथ ही साथ चल रही है, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने 2025 में पूछा था। इन्होंने पूछा था कि नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। देखो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम में ना उन्होंने कुछ प्रोग्राम बनाए थे, जैसे कि बाइकआउट करना है, ठीक है, खादी को प्रमोट करना है, बाइकआउट करना है, खादी को प्रमोट करना है, और जो चीज़ें थी, तो ये सब इस प्रोग्राम में आ रही थी। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये इंडिया लेवल पे उन्होंने फिर प्रमोट कर दी, मतलब इम्प्लीमेंट कर दी चीज़ें मूवमेंट में, एक्चुअली उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। तो बस यही क्वेश्चन पूछे थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आप PYQ देखोगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। बस हम जस्ट टेस्ट का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बताऊंगी तो लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे स्वराज पार्टी आती है। ये किसने बनाई थी स्वराज्य पार्टी, ये पता होना चाहिए, और क्यों बनाई गई थी ये भी। फिर लेफ्ट मूवमेंट, मतलब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो क्यों बंद हो गई, क्यों एकदम से ओवरनाइटली उन्होंने, गांधी जी ने बोला कि अब ये मूवमेंट जो है ख़त्म हो रही है, क्योंकि वहाँ पे वायलेंस हो रखा था, चोरा चोरी जो इंसिडेंट हुआ था, इसी वजह से उन्होंने बोला कि हम ये मूवमेंट कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड फेज यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी की चलती है, या टेररिस्ट मूवमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एंटी साइमन कमीशन जो है यहाँ पे 1916 में आया था, तो उसको हमें पढ़ना है। एजिटेशन हो रहा था यहाँ पे, क्यों हो रहा था, क्योंकि जो ये कमीशन था इसके अंदर जो थे लोग, इसके जो मेंबर थे, इसमें से कोई भी इंडियन नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए भी, और इन्होंने बोला था कि जो अलग से आप जो मुस्लिम को दिया था, तो वैसे ही दूसरे भी जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए, ऐसे इन्होंने बोला गया था इनके द्वारा। तो इसीलिए भी ये एजिटेशन चल रहा था, इसमें लाला लाजपत राय की जान भी गई थी,
अगर आपने अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आया था। इसमें क्या क्या बोला गया था, नेहरू जी ने क्या क्या, मतलब ये नेहरू का मतलब है ये मोतीलाल नेहरू जी, जो कि फादर थे जवाहरलाल नेहरू के। तो उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की थी। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या बोला था अपने रिपोर्ट्स में। यहाँ पे जिन्ना भी अपने 14 पॉइंट्स लेके आते हैं, तो ये 14 पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पूछा जाए। लाहौर सेशन हुआ था 1929 में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। अगर आप देखोगे ना तो 1905 से लेके जितने भी ये कांग्रेस के सेशन हुए उनके आपको प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, और उसमें से क्या निकल के आया, मतलब आउटकम क्या निकल के आया, ये पता होना ज़रूरी है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सिविल ओबीडियंस डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई थी फर्स्ट फेजेस का, तो ये पता होना ज़रूरी है। और इसमें क्या किसने पार्टिसिपेशन किया था, और फिर इनका एजेंडा इस टाइम पे क्या था, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर दांडी मार्च जो है, जो स्टार्ट हुआ था कब, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और ख़त्म जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है। ये दांडी मार्च में ये दांडी यात्रा भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, और जो है गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे, उनके डिसाइपल्स जो थे वो कितने थे, सॉरी। तो ये सब यहाँ पे आपको अच्छे से करना है। गांधी आयरविन भी बोलते हैं या इरविन भी बोलते हैं इसको। ये पैक्ट हुआ था 1931 में। तो इसमें क्या क्या बोला गया था आयरविन की तरफ से और गांधी जी की तरफ से, जो कि गांधी जी रेडी हो गए थे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई थी। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस लिए शुरू हो गई थी, तो ये भी आपको रीज़न पता होना चाहिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो क्यों ली गई थी। तो ये तीन राउंड हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसीलिए इनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। और ये गए थे, जो साइमन कमीशन रिपोर्ट आई थी उसी को, जो उसने जो वाइट पेपर की बात की थी उसी पे डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो सारे तीनों के तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे उसमें BR अम्बेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने बस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया था, और बाकी थर्ड उन्होंने फिर बाइकआउट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे ये सेकंड फेज शुरू होती है, ये सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो गांधी जी थे उनको कुछ सही नहीं लगा, उनके जो डिमांड्स थे उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं लगा, तो इन्होंने अगेन स्टार्ट कर दी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। फिर कब बंद पड़ गई, क्यों बंद पड़ गई, तो ये देखना है हमें। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1930 में थर्ड वाली ख़त्म हो जाती है 1932 में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो मैं अभी का हम जो पीरियड से देख रहे हैं ना 1905 से लेके और जो अभी 1947 तक का जो पीरियड्स है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए और हमारी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी छोटी छोटी चीज़ें हुई है उसके डिटेल में हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑगस्ट ऑफर, फिर जो वेवल प्लान, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम अच्छे से करेंगे, लेकिन आज के टेस्ट के लिए जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें निकल के आई थी, क्या क्या बोला गया था। इसमें से ना हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कुछ चीज़ें अडॉप्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसके जो जो फीचर है, हर एक फीचर आपको मेमोराइज कर लो, आप चीज़ें रट लो, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, कब हुए थे 1937, यहाँ पे प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर मिनिस्ट्रीज इन प्रोविंसेस 1937 में, ठीक है। सो अदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अगर देखोगे 1934 और 1939, यहाँ पे कुछ पार्टीज भी बनी थी, ठीक है।
तो स्ट्रगल इन द प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे प्रजामंडल मूवमेंट भी हुई थी प्रिंसली स्टेट वालों की। तो ये कुछ ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, इनकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं कम्युनलिज्म की बात आती है तो डिफरेंट फेज एंड फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन ब्रिटिश इंडिया। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुका था 1939 में, ठीक है, जो कि एंड हुआ था 1945 में। तो ये फेज चल रही थी। ये यहाँ पे हमारा भी थोड़ा रोल है क्योंकि हमें ब्रिटिश इसमें ढकेल रहे थे बिना हमारे परमिशन के, तो इसलिए ये थोड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो हमारी यहाँ पे नेशनल मूवमेंट जो है अगस्त ऑफर जो है 1914 में हुआ था। इसमें देखो यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है उनका रोल आता है, फिर नेशनल कांग्रेस का रोल आता है, नेशनल कांग्रेस। तो इनमें से किसने एक्सेप्ट किया किसने नहीं किया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है अब यहाँ से। फिर यहाँ पे देखो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था 1940 और 41 के बीच में। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन थे जो सत्याग्रही जो थे, तो उनके बारे में। फिर क्रिप्स प्रपोजल लाया गया था 1942 में। तो क्रिप्स प्रपोजल में क्या क्या ब्रिटिश ने बोला था, तो यहाँ पे खास करके डोमिनियन स्टेटस की बहुत ज़्यादा बात आती है। तो यहाँ पे उसमें गांधी जी ने रिमार्क्स भी दे रखे थे, तो उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, इसमें देखो जो ये प्रपोजल जो लाया था क्रिप्स का, ये मार्च में आया था और हमारी क्विट इंडिया जो थी अगस्त में हुई थी, क्योंकि अगस्त क्रांति भी बोला जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट को। तो इसीलिए आप 8 अगस्त 1942 में हुई थी। अगर यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्स प्रपोजल है वो मार्च में आया था और ये अगस्त में आई थी। यहाँ पे देखो सुभाष चंद्र बोस का रोल है इंडियन नेशनल, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक 2020 में ही पूछा है, ठीक है। तो ये जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी है, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए किसने इसको फाउंड किया था, फिर सुभाष चंद्र बोस कैसे वहाँ पे पहुँचे, तो ये सब वहाँ पे आपको देखनी पड़ेगा। सी राजगोपालाचारी का फॉर्मूला आया था, इसमें क्या बोला गया था राजगोपालाचारी के द्वारा। एंड यहाँ पे देसाई लाकत प्लान भी आया था, तो इसमें भी क्या बोला गया था, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। वेवल प्लान भी आया था, शिमला कॉन्फ्रेंस, ये दोनों भी 1945 में ही आए थे, तो इनकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जनरल इलेक्शन इन 1945 में जनरल इलेक्शन हुए थे। फिर यहाँ पे ये नेवल म्यूटनी हुई थी 1946 में, और इसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे। मैंने बोला ना यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें से नहीं बता सकते, सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करनी पड़ेगी आपको। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ठीक है। फिर यहाँ पे एटलीस्ट का डिक्लेरेशन भी आया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हर इनके ना ये जो एक्ट है इनके फीचर आपको याद ही होने चाहिए कि इसमें ये बोला गया था, इसमें ये, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अदर मिसलेनियस चीज़ें अगर अब देखोगे तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो 1905 से लेके 1947 तक ट्राइबल मूवमेंट्स भी हुई थी, यहाँ पे पीजन मूवमेंट्स भी है। फिर यहाँ पे वर्किंग क्लास मूवमेंट्स भी हुई थी, दलित मूवमेंट्स है, वुमेन मूवमेंट है, रोल ऑफ प्रेस पब्लिकेशंस, रोल ऑफ बिजनेस ग्रुप्स का भी रोल्स थे साइड बाय साइड, फॉरेन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रिफॉर्म्स एक्ट्स कमिटीज़ जो है कांग्रेस का सेशन है, गवर्नर जनरल वाइसरॉय जो है तो उनके बारे में यहाँ पे अच्छे से बताया गया है, मतलब सॉरी हमें यहाँ पे उनसे रिलेटेड अच्छे से पढ़ना है। तो ये इस टेस्ट का सिलेबस है। और यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स कौन से करने हैं, करंट अफेयर्स हमें यहाँ पे जुलाई एंड अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स करने हैं, ठीक है। साथ में साथ करते रहिए, आपका कवर हो जाएगा। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पोस्टपोन करते रहे चीज़ें, नहीं कि हम बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे वैसे मत करना। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो करते रहिए। आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ यही फॉलो करते रहिए, आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।